जय हिंद दोस्तों। आज है 18 फरवरी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर क्विज। पहला क्वेश्चन है, गुरु रविदास जी की जयंती किस दिन मनाई जाती है? गुरु रविदास जी की जयंती किस दिन मनाई जाती है? 13 फरवरी, 10 फरवरी, 16 फरवरी या 14 फरवरी? दोस्तों अभी हाल ही में 16 फरवरी को गुरु रविदास जी की जयंती मनाई गई है। अगर हम बात करें इनके बारे में कुछ, तो ये अधिकतर जो इनका बारे में मनाया जाता है इनके त्यौहार के रूप में, वो पंजाब में सबसे ज़्यादा मनाया जाता है। और इसी दिन भारतीय जो कवि हैं संत रविदास जी के जन्मदिन का प्रतीक है और माघ पूर्णिमा को मनाया जाता है त्यौहार। गुरु रविदास जी या इनको भगत रविदास जी भी कहते हैं, प्रसिद्ध संत थे जिन्हें भक्ति आंदोलन में उनके योगदान के लिए याद किया जाता है। वे संत कबीर समकालीन थे। जो कबीर दास जी थे उनके साथ साथ इनका भी जन्म हुआ था, उनके पैरेलल ही हुआ था, तब इन्हीं को समकालीन बोलते हैं। जब कोई कवि या कोई राइटर अगर सेम सिचुएशन में अपने यानी भक्ति को प्रसार किए हैं या कोई किताब लिखे हैं या उनका जन्म लगभग समान हुआ है, एक ही टाइम पे हुआ है, तो उनके वो समकालीन हो जाते हैं। जैसे कबीर दास जी जो हैं, ये संत रविदास जी के कुछ टाइम पीरियड के साथ ही पैदा हुए थे, उनका जन्म हुआ था, तो इसलिए वे समकालीन है, उनके साथ ही उन्होंने अपनी जो संगीत की शुरुआत की थी। आगे हम बात करें अगर, तो गुरु रविदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के सीर गोवर्धनपुर गांव में हुआ था। वे मानवाधिकार के परोपकार यानी वो हमेशा एकता की बात करते थे, समानता की बात करते थे, समानता का संदेश फैलाते थे। गुरु ग्रंथ साहिब जी जो कि एक बहुत पवित्र किताब है, बुक है सिखों की, उनमें भी इनके कुछ छंद देखने को मिलते हैं। इन्होंने रविदासिया धर्म का संस्थापक माना जाता है। तो इसका सही जो आंसर होगा वो है 16 फरवरी को गुरु रविदास जी की जयंती मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा यानी न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी प्रौद्योगिकी पर LOI हस्ताक्षर किया है? इजराइल के साथ, जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया या USA के साथ? भारत और ऑस्ट्रेलिया ने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा यानी लेटर ऑफ इंटेंट LOI पर हस्ताक्षर किया है। इसका उद्देश्य है अल्ट्रा लो कॉस्ट सोलर और क्लीन हाइड्रोजन के निर्माण और तैनाती को बढ़ावा देना है। चौथे भारत और ऑस्ट्रेलिया की वार्तालाप में इस LOI पर साइन किया गया है। अगर हम बात करें न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ऐसी एनर्जी जो सतत चलती है, जो ख़त्म होने वाली नहीं होती, जैसे कि डीजल, पेट्रोल हो गया, कोयला, ये तो एक दिन न एक दिन ख़त्म ही हो जाएंगे। लेकिन कुछ एनर्जी ऐसा है जो कि कभी ख़त्म नहीं हो सकती, जैसे कि सोलर एनर्जी है। सौर की ऊर्जा से जो एनर्जी बनती है उसे बोलते हैं सोलर एनर्जी। ये ऊर्जा कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। हाइड्रो, जो पानी की वजह से एनर्जी बनती है, हाइड्रो हो गया। विंड, जो हवा से एनर्जी उत्पन्न होती है, विंड हो गया। इस तरह से टाइडल, जो ज्वार भाटा आते हैं उनसे जो एनर्जी बनती है, टाइडल हो गया। जियोथर्मल, कुछ ज़मीन के अंदर एक्टिविटी होती है उनकी वजह से जो एनर्जी होती है, जियोथर्मल होता है। बायोमास, जो बायोमास यानी जो गोबर से, खाद से, इनसे एनर्जी जो उत्पन्न करते हैं उनको हम बायोमास एनर्जी बोलते हैं। तो इतने टाइप की जो हो गई ये होती हैं न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, जो कि सतत चलती हैं, कभी ख़त्म होने वाली नहीं हैं। तो अभी जो भारत और ऑस्ट्रेलिया ने साइन किए हैं एक MOI पर, इसका जो सही आंसर होगा C है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ नवीकरणीय ऊर्जा पर हस्ताक्षर किया है। अगला क्वेश्चन है, नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नाटो मीन्स नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? फ्रांस, पेरिस में, न्यूयॉर्क वाशिंगटन में है, या हेग नीदरलैंड में, या ब्रुसेल बेल्जियम में है? अभी हाल ही में न्यूज में ज़्यादा नाटो है, क्योंकि जो भी रसिया और यूक्रेन का युद्ध होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा चरम पर है, युद्ध कभी भी हो सकता है, तो उसका जो मेन इशू था नाटो से ही जुड़ा हुआ है। इसलिए क्वेश्चन है नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। अगर हम बात करें नाटो का, इसका पूरा नाम जो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है, अंतर्राष्ट्रीय जितने मिलिट्री हैं उनका एक ग्रुप है। इसको इस्टेब्लिश किया गया था वाशिंगटन ट्रीटी के मदद से, इसकी स्थापना की गई थी। जो ट्रीटी साइन की गई थी 4 अप्रैल 1949 को। इसका हेडक्वार्टर जो है ब्रुसेल बेल्जियम है, और इसके जो अलाइड कमांड ऑपरेशन होते हैं वो मोन्स बेल्जियम है।
ये सभी देश जो हैं, ऐसे हो गया फ्रांस हो गए, स्पेन हो गए, यूके, जर्मनी, ये सभी इनके नाटो के पार्ट हैं, उसके मेंबर हैं। और यही मुद्दा है कि यूक्रेन नाटो का मेंबर है, इसलिए रसिया जो है उस पर अपना वार करना चाहता है, युद्ध करना चाहता है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो सही आंसर कौन सा होगा, वो है ब्रुसेल, बेल्जियम में है नाटो का हेडक्वार्टर। अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट इंडियन वुमेन हु प्रिसाइडेड ओवर द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज, यानी वो कौन सी भारतीय महिला थी जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को प्रिसाइड किया था, उसकी अध्यक्षता की थी। ऑप्शन है एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, मैडम भीकाजी कामा या अरुणा असफ अली। सही आंसर इसमें कौन सा है, सरोजनी नायडू। 13 फरवरी को हम मनाते हैं नेशनल वुमेन डे, तो सरोजनी नायडू के उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है। इनको हम नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत कोकिला के नाम से भी जानते हैं। सिग्निफिकेंट बात करें, ये पहली भारतीय महिला है जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को 1925 में प्रिसाइड किया था। और पहली महिला जो बात करें तो एनी बेसेंट थी। अगर ओवरऑल सिर्फ अगर क्वेश्चन मारा कि फर्स्ट वुमेन कौन सी थी, वो थी एनी बेसेंट, जो कि 1917 में इन्होंने इस INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। लेकिन अगर बात की जाए भारतीय महिला की, तो सबसे पहले थी वो सरोजनी नायडू थी, जो कि 1925 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। और ये फर्स्ट वुमेन है जो यूनाइटेड प्रोविंस, जो आज का उत्तर प्रदेश है, उसकी पहली गवर्नर थी ये यूपी की। पहले उसका नाम था यूपी का यूनाइटेड प्रोविंस था। इन्होंने वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन 1917 में इसकी स्थापना की थी, वुमेन्स इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। और वुमेन कॉन्फ्रेंस इन 1927 में वुमेन कॉन्फ्रेंस की स्थापना की थी। उन्होंने एक माहिर मुनीर पर्शियन लैंग्वेज में एक प्ले भी लिखा है, एक ड्रामा भी लिखा है, और उनकी एक कविता है द ब्रोकन विंग, जो कि मोहम्मद अली जिन्ना के ऊपर डेडिकेटेड है। इसमें अगर हम बात करें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, पहली तो ये फर्स्ट भारतीय महिला है जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस कॉन्फ्रेंस 1925 में अध्यक्षता की थी। उसके बाद वुमेन इंडियन एसोसिएशन 1917 में इसको स्थापना की थी। और इन्होंने ऑल इंडियन वुमेन कॉन्फ्रेंस 1927 में जिसकी स्थापना हुई थी, इसकी फाउंडिंग मेंबर थी। और एक माहिर मुनीर पर्शियन लैंग्वेज में एक प्ले है, एक नाटक है, उसको इन्होंने लिखी है। और एक पोयम है इनका द ब्रोकन विंग्स, जो कि मोहम्मद अली जिन्ना के ऊपर लिखा गया है, डेडिकेटेड है, इन्होंने ही लिखे थे सरोजनी नायडू जी ने। और बाद में अगर बात करें यूपी का, पहले नाम था उसका, क्या नाम था यहाँ पर, यूनाइटेड प्रोविंस नाम था। बाद में 1950 में, जनवरी 1950 में इसका नाम उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। तो ये भी एक फैक्ट है, इसको भी याद करना जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द मदर टेरेसा ऑफ वेस्टर्न उड़ीसा। जो वेस्टर्न उड़ीसा है, पश्चिमी उड़ीसा है, वहाँ की मदर टेरेसा को कौन से नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है कैप्टन लक्ष्मी सहगल, सावित्रीबाई फुले, महादेवी वर्मा या पार्वती गिरी। दोस्तों पार्वती गिरी अभी न्यूज में है, न्यूज के क्या कारण है भी बताता हूँ आपको मैं। इनका जो कार्यकाल था, जो इन्होंने काम किया, जिंदा रही 1926 से जनवरी 1919 से 26 से 17 अगस्त 1995 तक। इन्होंने जो भारत सरकार ने आज़ादी का महोत्सव सेलिब्रेट किया, तो इन्हीं के उपलक्ष्य से उसी टाइम पे इनको एक स्ट्रगल के रूप में जाना जाता है, माना गया उनको भी रिस्पेक्ट दिया गया है। पार्वती गिरी की बात करें तो एक उड़ीसा की बहुत प्रोमिनेंट वुमेन फ्रीडम है, बहुत अच्छी। उस टाइम जो हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी की लिस्ट में इनका भी नाम आता है महिलाओं के। और इनको हम वेस्टर्न उड़ीसा की मदर टेरेसा के नाम से जानते हैं। ये सोशल रिफॉर्मर भी थी। कंट्रीब्यूशन की बात करें तो जो क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन, जो गांधी जी द्वारा जो शुरू किया गया था, उस टाइम में उसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट की थी। और जो बौद्धन मूवमेंट हुआ था, इसमें भी इनका पार्टिसिपेशन था। अहिंसा, सेल्फ रिलायंस, काइंडनेस, इन सब का इनकी ये वैल्यू थी। अभी जो हाल में न्यूज में है कि उड़ीसा गवर्नमेंट ने इनके नाम को इज्जत देने के लिए एक पार्वती गिरी मेगा लिफ्ट इरिगेशन स्कीम लॉन्च किया है, इसलिए न्यूज में है। उड़ीसा गवर्नमेंट ने पार्वती गिरी मेगा लिफ्ट इरिगेशन स्कीम लॉन्च किया है और इन्हीं के नाम पर लॉन्च किया, इसलिए न्यूज में थी पार्वती गिरी।
तो आज के वीडियो में इतना ही है। थैंक यू।